तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी और स्वागत है आपका आज फिर से एक नए लेक्चर के साथ में। जैसा कि हमने हमारी लेक्चर की जर्नी स्टार्ट करी थी प्लांट फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में, और प्लांट फिजियोलॉजी का एक पार्ट है बायोकेमिस्ट्री का, जिसको साथ साथ हम पढ़ते हैं, कंसीडर करते हैं। इसमें हम पढ़ रहे थे प्रोटीन। प्रोटीन में हमने बात कर ली थी कि प्रोटीन का इंट्रोडक्शन क्या होता है, कि व्हाट इज प्रोटीन। हमने कहा था कि भाई प्रोटीन एमिनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं, यानी अगर एक एमिनो एसिड है ये, तो इस ऐसे ही काफी एमिनो एसिड मिलके क्या बना लेते हैं, प्रोटीन्स। कि अगर एक बिल्डिंग प्रोटीन है तो उसकी सारी ईंटें एमिनो एसिड होंगी, है ना। तो इस तरीके से प्रोटीन बन जाती है। तो उस प्रोटीन की हमें आज केमिकल और फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक, और जब आप इस वीडियो के लास्ट के छोर पे पहुंचोगे तो तब तक आपको प्रोटीन के बारे में जो उसके गुण धर्म होते हैं, कि प्रोटीन कैसा दिखता होगा, प्रोटीन की घुलनशीलता क्या होगी, प्रोटीन के अंदर क्या स्वाद होता होगा, क्या कलर होता होगा, प्रोटीन के अंदर अगर हीट दे दे तब प्रोटीन के साथ क्या होता होगा, इन छोटी मोटी बातों का पता लग जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं प्रोटीन के साइज की। तो देखो, जैसे अंधे के गांव में हाथी आ जाता है, तो ये कहावत है। और तब अगर उसको सभी लोग देख तो पाते नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर स्पेशली एबिलिटी है, स्पेशली एबल्ड है सारे, तो वो उसको छू कर बताते हैं कि भाई हाथी कैसा होगा। भाई कोई तो हाथी के पैर को छूता है तो कहते हैं हाथी तो खंबे जैसा है, कोई पेट को छूता है तो हाथी पहाड़ जैसा है, कोई उसके दांतों को छू लेता है तो हाथी पत्थर जैसा है, कोई आंख को छू लेता है तो हाथी कोमल है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है, कोई उसके जो बड़े दांत है, बाहर दिखने वाले दांत है, उसको छू लेते हैं तो कोई कहते हैं कोमल, ये कठोर है। तो ऐसे जब तक ज्ञान नहीं होता, जब तक हम उन चीजों को देख नहीं पाते, उनको जान नहीं पाते, तब तक हम उनके बारे में अंदाजा लगाते हैं। लेकिन आज हम प्रोटीन को जानने वाले हैं, तो प्रोटीन के बारे में हम अंदाजा नहीं लगाएंगे, प्रोटीन के बारे में जो साइंटिफिक वेरीफाइड चीजें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं मोलिक्यूलर वेट की, कि प्रोटीन के अंदर कैसा मोलिकुलर वेट होता है। पहले तो जाने मोलिकुलर वेट क्या होता है। मान लो प्रोटीन को तोलने के बाद पता लगे कि क्या वेट है, वो उसका मोलिकुलर वेट होगा। कैसा है? नहीं, देखो हमें पता है कि कोई भी मोलिक्यूल एटम से मिलकर बना होता है। यानी अगर प्रोटीन है, जैसे हमने क्या कहा कि प्रोटीन के अंदर क्या मिलता है, कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, फॉस्फोरस भी मिल सकता है, सल्फर भी मिल सकता है। ऐसा इन सब से मिलकर प्रोटीन बन जाता होगा। तो जितने भी ये एटम्स हैं इनको गिन लो, और गिन के प्रत्येक का मोलिकुलर वेट के हिसाब से गुणा कर लो। मान लो कार्बन है 10,000, मान के चलना है। हाइड्रोजन है 2 लाख। इसी तरीके से ऑक्सीजन को भी कोई नंबर मान लो, नाइट्रोजन को भी कोई नंबर मान लो, फॉस्फोरस को भी कोई नंबर मान लो, सल्फर भी कोई नंबर मान लो। इनके नंबर को प्रत्येक के मोलिकुलर वेट से गुना कर देंगे। जैसे हाइड्रोजन का होता है कितना, 1, तो ये हो जाएगा 2 लाख। ऐसे ही प्रत्येक का जो मोलिकुलर वेट है उससे इसको गुणा करेंगे और सबको जोड़ लेंगे, और जो मान आता है वो उसका मोलिकुलर वेट कहलाएगा। यानी इनके एटम्स का जितना भी वेट होता है, उन एटम्स के वेट को अगर मोलिकुलर वेट को जोड़ ले तो जो टोटल बनता है वो इसका प्रोटीन की स्ट्रक्चर का मोलिकुलर वेट बन जाएगा। तो हमें देखने को मिलता है कि प्रोटीन की एक फंक्शनल प्रोटीन है जो अपना अपना काम करती होगी। हो सकता है किसी स्ट्रक्चर के अंदर जुड़ के अपना योगदान निभा रही हो सकता है एंजाइम के रूप में जुड़ के किसी रिएक्शन की रेट को फास्ट कर रही हो सकता है वो हो सकता है कि प्रोटीन खुद प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रही हो, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में काम में आ रही हो, डीएनए को बनाने में काम में आ रही हो। ये सारे काम प्रोटीन के हैं। तो वो प्रोटीन किस साइज की होगी, छोटी होगी, छोटी से
छोटी फंक्शनल होगी या बड़ी फंक्शनल होगी, किस साइज में मिलती होगी देखेंगे। तो हमें देखो दो तीन प्रोटीन लिख रखी है, 4 प्रोटीन है। तो साइटोक्रोम सी जो हमें देखने को मिलती है हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, चाहे वो लाइट रिएक्शन की चेन हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी पर पाई जाने वाली चेन हो, उसमें ऐसे कुछ प्रोटीन्स मिलते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं। तो देखो इसमें तो 15,600 करके कुछ मोलिकुलर वेट है, जिसका हम मात्रक भी लिखते हैं, इसकी यूनिट होती है डाल्टन, है ना। तो इन सब के साथ डाल्टन कंसीडर कर लेना। इंसुलिन का तो नाम सुना ही होगा, जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को रेगुलेट करता है। ऐसे 47,800 करके कुछ इसके अंदर मोलिकुलर वेट होता है डाल्टन। लेकिन यहां देखें कैटेलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो 2,50,000 डाल्टन अपना मोलिकुलर वेट शो करता है, और मायोसिन प्रोटीन की तो बात ही छोड़िए, 8,50,000 जितना मोलिकुलर वेट दर्शा देते हैं, है ना। तो इस तरीके से प्रोटीन छोटे साइज के भी हो सकते हैं और बड़े साइज के भी देखने को मिलते हैं, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा अभी डिले कंसीडर करेंगे। इसको समझाने के लिए आपको एक कहानी बतानी पड़ेगी, और वो कहानी लास्ट में। टेस्ट की बात करें, टेस्ट कैसा होता होगा आपके हिसाब से? प्रोटीन का टेस्ट और कलर क्या होता होगा? ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का क्लियर कट आंसर है, जो आपको पहले तो खुद सोचना है कि आपको पता है कि नहीं पता। अगर पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। ये क्या करना है भाई? कमेंट। तो जब तक जितने भी आप क्लास के मेंबर हो, जितने रेगुलर क्लास देख रहे हो, या जो भी लोग नए जुड़े हैं इस वीडियो के साथ में, और वो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, और देखने के बाद उनको ये पता लगे कि भाई ये सवाल पूछा गया है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, तो आप बताना है आपके हिसाब से। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो यू कैन थिंक अबाउट इट। आपके स्तर के हिसाब से आप सोचिए इसका कलर क्या हो सकता है, इसका टेस्ट कैसा हो सकता है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जब एक अच्छे खासे कमेंट आ जाएंगे तब आई विल कमेंट ऑन दी कमेंट बॉक्स एंड आई विल पिन माई कमेंट, और उसमें आपको बताऊंगा कि इसका टेस्ट और कलर क्या है। छोटा सा इसका आंसर है, छोड़िए आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 पॉइंट में, ये तो कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसमें मैं लास्ट में आऊंगा। आगे बात करते हैं कोगुलेशन की, कि कोगुलेशन कैसे होता है और हीट का इसमें इफेक्ट कैसा होता है प्रोटीन के अंदर। कि एक प्रोटीन है, जो प्रोटीन कैसे बनी थी? एमिनो एसिड के पॉलीमर से, यानी एक एमिनो एसिड से दूसरा एमिनो एसिड जुड़ा, तीसरा चौथा, वो उनके साथ एक बॉन्डिंग बनी जो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़े। उसके बाद में उनमें कोइलिंग हुई, कोइलिंग होने के बाद उनकी एक टर्सरी स्ट्रक्चर बनी। ऐसी कुछ और टर्सरी स्ट्रक्चर मिल के क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं और अपना फंक्शन प्ले करते हैं। तो वैसी प्रोटीन के अंदर कोगुलेशन कैसे होगा, और उसमें अगर हीट दी जाए, उसमें टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तो क्या होने वाला है उनके साथ में, ये इस 4th पॉइंट में हम समझने वाले हैं। तो देखिए हमने एक लेक्चर पढ़ा था इससे जस्ट पहले, यानी इससे जो पहले जो वीडियो अपलोड हुई है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसमें हमने टाइप्स ऑफ प्रोटीन के बारे में अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखी तो जाइए चैनल को विजिट करिए, और उसमें जो आपको प्लांट फिजियोलॉजी वाली प्लेलिस्ट है उसमें ये वीडियो मिलेगी कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन क्या होते हैं। और उसमें हमने एक टाइप पढ़ा था कि सिंपल प्रोटीन, कि ऐसी प्रोटीन जिनको अगर हम हाइड्रोलाइज करें, जिनको हम तोड़ें, तो लास्ट में केवल क्या बचेगा? छोटे छोटे एमिनो एसिड, उनके अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनका कंपोजिशन एमिनो एसिड से ही होता है। तो वो कहलाती है सिंपल प्रोटीन, सामान्य प्रकार की प्रोटीन। और हमने उसको जब आगे उसके सब टाइप्स पढ़े थे, तो हमने उन सभी सब टाइप्स के अंदर ये देखा था कि किसके अंदर हीट देंगे कोगुलेशन मिलेगा, कौन किसके अंदर सोल्यूबल है। तो कोगुलेशन का मतलब होता है स्कंदन, थक्का बनना। जैसे हमारा ब्लड निकलता है, ब्लड निकलने के बाद थोड़ी देर में वहां पे थक्का बन जाता है। सेम अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में अंडे का एग्जांपल लेते हैं। अंडे के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको कहा जाता है एल्बुमिन, नाम सुना है? वहां पे तो बताया गया है पुरानी वीडियो में। एल्बुमिन प्रोटीन में अगर हम टेम्परेचर देते हैं, अंडे को बॉईल किया और टेम्परेचर देते ही उसका क्या हो जाता है? कोगुलेशन। तो अंडा क्या हो जाता है? अंदर से अंडा बन जाता है, जिसको खाते हैं, वो कोगुलेट हो जाता है। तो अगर
हीट दी तो क्या होएगा, प्रोटीन कोगुलेट हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस होती है जिसमें कोगुलेट होता है प्रोटीन, उसको कहा जाता है कोगुलेशन। क्लियर। और हीट का क्या इफेक्ट हो सकता है प्रोटीन में, ये हम ये समझते हैं कि प्रोटीन को जब ज्यादा गर्म करते हैं तो प्रोटीन का हो जाता है डीनेचुरेशन। ये एक टर्म दे रहा हूं आपको जिसको हम थोड़ा सा समझेंगे। डीनेचुरेशन क्या होता होगा, यानी अगर हमने प्रोटीन को हीट दी तो उसका डीनेचुरेशन हो गया। डी प्लस नेचुरेशन, नाम से समझने का ट्राई करें। देखो, नेचुरेशन का मतलब इसका नेचर, और डी मतलब नेचर के विपरीत काम हो रहा है कुछ, यानी जो प्रोटीन का नेचर था उसके विपरीत कुछ होने वाला है इस डीनेचुरेशन प्रोसेस में, है ना। तो मानिए प्रोटीन का एक जो फंक्शनल स्वरूप है, जिसकी फंक्शनल स्ट्रक्चर बनती है टर्सरी और क्वार्टरनरी, जिसमें हम प्रोटीन को इस तरीके से कुछ फोल्डेड देखते हैं, है ना। और ये प्रोटीन क्या करती है, कोई ना कोई फंक्शन, चाहे स्ट्रक्चरल रोल हो, चाहे कोई एंजाइमेटिक रोल हो, कुछ भी हो, ये फंक्शन प्रोवाइड कर रही है। लेकिन ये इसका नेचर कैसा था, कोइल्ड था, ऐसे घुमावदार था। जब इसको हमने हीट दी, ये तो इसका क्या था, नेचर, हटाओ इसको, ये था इसका नेचर। जैसे हमने इसको हीट दी तो अपनी इस अवस्था में आ जाता है, खुल जाते हैं सारे इसके अंदर जितने भी बॉन्ड बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बने, आयनिक बॉन्ड बने, सल्फर सल्फर या डाई सल्फर बॉन्ड बने, चाहे वांडरवाल बॉन्ड बने, चाहे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इसमें बने, सब हट जाते हैं प्रोटीन को हीट देते ही। और हटते ही ये खुल जाती है, जो बॉन्ड इनको जोड़ के रखे थे, जो इसको इस स्वरूप में इन्होंने कोइल कर रखा था, वो सारा का सारा स्वरूप बदल जाता है, बॉन्ड खुले और ये पूरी की पूरी लीनियर स्ट्रक्चर में आने वाली है। तो ऐसी जब लीनियर स्ट्रक्चर में प्रोटीन वापस लौटती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। जहां पे हमने ये लिख रखा है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, अपने पास तो संसाधन है, ये कॉपी और यहां पे कर दिया इसको पेस्ट। ये प्रोसेस क्या कहलाती है भाई, चलना नहीं है, कोई बात नहीं भाई, ये नहीं जाना चाहता। ये हो जाता है, इस प्रोसेस को कहेंगे डीनेचुरेशन, यानी अपने नेचर से ये डीनेचर हो गई, किसी अलग नेचर में हो गई। तो क्या ये प्रोटीन नहीं है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, क्या ये प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन तो है, यही एमिनो एसिड से बनी है, प्रोटीन तो है, मना तो कर ही नहीं सकते इसको। और प्रोटीन कौन सी है ये भी जानने वाली बात है। तो ये है प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें हमें लीनियर स्वरूप देखने को मिलता है। केवल यहाँ पे एमिनो एसिड जुड़ जुड़ के इसको ऐसा स्वरूप इन्होंने दिया है। बाद में ये इसके अंदर कोइलिंग होती है और फिर सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टरनरी बदलती है, वो आगे की बातें हैं। लेकिन जो बदल गई थी पहले क्वार्टरनरी, उसको तो हीट देते हमने सारे बॉन्ड तोड़ दिए और तोड़ के क्या बना दिया, वापस से लीनियर। तो ये काम नहीं करेगी ये ना। अगर मान लो ये कोई एंजाइम था तो अब ये एंजाइम नहीं रहा, भले ही प्रोटीन है, सेम एमिनो एसिड है, लेकिन एंजाइम तो नहीं रहा, तो अब ये काम नहीं कर सकती एंजाइम की तरह। अब ये कहीं पे, ये कोई अगर मान लो सेल मेम्ब्रेन की कोई प्रोटीन थी तो वहां पे जाके अपना योगदान नहीं दिखा सकती। तो इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन, यानी हीट दी किसी प्रोटीन को तो खुल गई सारी स्ट्रक्चर, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी खत्म, टर्शियरी स्ट्रक्चर भी खत्म, और इसका हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशन था क्वार्टरनरी, वो भी खत्म। लेकिन बच क्या गया, प्राइमरी, जो कि फंक्शनल नहीं था, नहीं था ना। अच्छा, ये इससे ज्यादा भी टूट सकता है, लेकिन यहां तक तो रहता है। अब अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर तक हमारी प्रोटीन डीनेचर हो गई, तो अगर इसको वापस से नॉर्मल टेम्परेचर मिले तो हो सकता है ये वापस से सेकेंडरी बने, क्योंकि ये प्राइमरी से तो सेकेंडरी बनी थी पहले भी, उससे फिर और कोइलिंग हो टर्शियरी बने, उससे फिर और कोइलिंग हो क्वार्टरनरी बने। संभावना है तो पूरी पूरी है संभावनाएं तो इस जिस प्रोसेस में ये प्रोटीन डीनेचर होने के बाद वापस से अपनी पुनः ओरिजिनल स्टेट में या अपने रियल नेचर में आने वाली है, तो उसको बोलते हैं रीनेचुरेशन। रीनेचुरेशन जिसमें यहां से लेके
यहां तक हमारी प्रोटीन वापस आ जाती है और पुनः अपने इसी रूप में लौट आती है और अपना जो फंक्शन था वो फंक्शन परफॉर्म करती रहती है। तो हीट से क्या क्या देखा हमने कि हीट से कोगुलेशन हो जाता है, प्रोटीन कोगुलेट हो जाती है, साथ में प्रोटीन का डीनेचुरेशन भी हो जाता है, लेकिन वापस से सामान्य तापमान पर प्रोटीन अपनी वास्तविक अवस्था में लौट आती है। ठीक है, चलो अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, जिस पॉइंट के साथ हमारा जो ये सेकंड नंबर पॉइंट था सोल्यूबिलिटी, वो मैच करता है। यानी पांचवें पॉइंट में और दूसरे पॉइंट में बड़ी समानताएं हैं। तो इन समानताओं को पढ़ते हुए हम यहाँ पर पढ़ते हैं इसको, पांचवा पॉइंट, एम्फोटेरिक नेचर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जिनको कंसीडर, ये जो पॉइंट है ये कंसीडर होता है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, और ऊपर के जो चार थे वो कंसीडर होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम कहते हैं कि प्रोटीन हैज अ एम्फोटेरिक नेचर, कि प्रोटीन के पास एक एम्फोटेरिक नेचर होता है। इसका मतलब क्या होगा कि व्हाट इज एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक बला क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं। करेक्ट, देखिए हमने जब एमिनो एसिड पढ़े थे तो हमने कहा था कि एमिनो एसिड की संरचना ये है भाई, ये एक एल्किल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, इसके साथ का ये C डबल बॉन्ड OH ग्रुप जुड़ता है, इसके साथ एक NH2 जुड़ता है, और ये क्या बन जाता है, एक एमिनो एसिड। यही बात थी। हमने कहा था कि जब एमिनो एसिड के साथ साथ जब इसकी प्रोटीन बनने वाली थी, तो इसको हमने NH2 के साथ यहां जोड़ दिया, इनका बॉन्ड बना दिया, जिस बॉन्ड को क्या कहते थे, पेप्टाइड बॉन्ड। और कार्बन एल्किल ग्रुप, ये सॉरी हाइड्रोजन है, ये क्या है, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप। यानी कुल मिला के लास्ट तक इसमें क्या रहना है, एक कोना तो मिलेगा वही एमिनो एसिड की तरह NH2, दूसरा कोना मिलेगा वही एमिनो एसिड की तरह C डबल बॉन्ड OH ग्रुप। ठीक है ना, ये दोनों कोने में अगर मान लो यहां पे ये हाइड्रोजन कम हो जाए यहां से और ये हाइड्रोजन आ जाए यहाँ पे, तो ये तो NH3 हो सकती है, ये C डबल बॉन्ड O माइनस हो सकता है। यानी यहाँ का H कहाँ चला गया, यहाँ पे, तो देखो H प्लस के रूप में आता होगा, है ना, जिसको प्रोटॉन कहा जाता है सामान्यतः। तो प्लस बढ़ रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, अगर प्लस निकल गया है यहां से तो नेगेटिव का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे तो नेगेटिव देखने को मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो इस प्रोटीन चेन के दो सिरे पर, जिसको टर्मिनल कहा जाता है, वहां पे एक तरफ पॉजिटिव आयन, एक तरफ नेगेटिव आयन। लेकिन सोचिए ये तो एक प्रोटीन ही है, ये तो पूरी क्या है, एक प्रोटीन, और प्रोटीन में दोनों आयन एक साथ एक बार में देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है ना कि ये जो NH3 का है, ये NH3 का अगर यहाँ पे केवल NH3 का पॉजिटिव है, ये नहीं है पॉजिटिव, यानी H प्लस जब गया होगा तो दोनों के अंदर चार्ज दिखा रहा है वो, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। तो इस नेचर को क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक नेचर, जब एक साथ एक संरचना में, एक केमिकल संरचना में दोनों आयन मौजूद हो जाते हैं, ये क्या है, एम्फोटेरिक नेचर। और आयनिक की बात करें तो हमने कहा था कि भाई इसको हम ज्विटर आयन भी कह सकते हैं, कहा था ना भाई, याद करो, ज्विटर आयन। तो ये ज्विटर आयन वही आयन था, यानी इसमें देखो कौन सा आयन है भाई, कहें कि चलो इस प्रोटीन में कौन सा आयन है, क्या कहोगे, पॉजिटिव आयन है, नहीं, क्या बोलोगे, नेगेटिव आयन है, या कैटायन एनायन बोलोगे, नहीं, इसमें दोनों है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसके अंदर ज्विटर आयन है, तो इसका नेचर क्या हो गया, ज्विटर आयन का हो गया। अब हम कहते हैं कि एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी होता है, ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हमने एमिनो एसिड में भी पढ़ा था, ये एमिनो एसिड की तरह यहां भी पढ़ेंगे। देखो अगर मैं इसमें पीएच घटा दूं, इसकी कम करने लग जाऊं, तो पीएच कम होती है तो एसिडिक नेचर आने लग जाएगा इसके अंदर, इसकी पीएच कम करते ही। एसिडिक कब आता है, जब H प्लस आयन बढ़ता है। तो देखो H प्लस आयन बढ़ेगा तो ज्यादा H प्लस आयन मिलेगा, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी इसकी। अच्छा, जब इसकी मान लो मैं पीएच बढ़ाने लग जाऊं, प्लस करने लग जाऊं, तो OH माइनस आयन
मतलब इसके अंदर डालना पड़ेगा, तभी तो बढ़ेगी इसकी पीएच। तो तब इसमें नेगेटिविटी बढ़ने लग जाएगी। तो हम इसको किसी, इसमें कोई ना कोई ऐसा पॉइंट भी तो आता होगा जब ये प्रोटीन उदासीन अवस्था में मिलती होगी, यानी उस वाले पॉइंट पर इस प्रोटीन के अंदर नो चार्ज होता होगा, ना तो पॉजिटिव आयन ना नेगेटिव आयन। इसमें इतने उस पीएच पर इतने तो H प्लस होंगे, उतने ही कितने क्या होंगे नेगेटिव। और टोटल चार्ज जब हम उसका गिनेंगे ना तब हमें मिलेगा कि 0 नेट चार्ज इस पर है। तो वो पीएच का मान जिसपे किसी प्रोटीन में उदासीन अवस्था आ जाती है उसको क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। यानी वो पॉइंट पीएच का जिस पीएच पर एक प्रोटीन उदासीन अवस्था में रहती है उसको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहा जाता है। समझ गए? तो इस तरीके से हमें प्रोटीन के अंदर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट देखने को मिलता है ना। लेकिन मैंने कहा था कि ये पांचवें पॉइंट को मैं जोड़ूंगा किसके साथ, सोल्यूबिलिटी के साथ। ये लो भी हमारा एक फिजिकल जो प्रॉपर्टी थी, इसके जो हमारे पास हमने कहा था कि ये जो चार हैं, ये चार, ये किसके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के। और इसमें मैंने केमिकल प्रॉपर्टी को ऐड कर दिया, ऐड कर ही लेते हैं, अपनी बातें तो साबित करनी पड़ेगी। हमने कहा था कि सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी क्या होती है, सोल्यूबिलिटी मतलब घुलनशीलता, कि कोई जल में कितना घुल पाता है या किसी और चीज में कितना घुल पाता है। तो घुलने का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? घुलने का मतलब सीधा सीधा है कि वो चीज उससे बॉन्ड बना पाती है कि नहीं। जितना सक्सेसफुली बॉन्डिंग होगा उतना उसे ज्यादा घुलनशील माना जाएगा। तो देखो प्रोटीन की बॉन्डिंग समझते हैं। मैंने कहा प्रोटीन के अंदर एम्फोटेरिक नेचर होता है, यानी अगर एक प्रोटीन है इसमें माइनस भी होगा और प्लस भी होगा। यहां से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, अपने पास तो संसाधन है कॉपी पेस्ट करने के। कॉलेज में बोर्ड के अंदर तो कर नहीं पाता, यहाँ पे तो कर सकते हैं। ये तो क्या हो गई कॉपी, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पेस्ट। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सभी। किसको धन्यवाद दें, कंप्यूटर महाशय को। तो कंप्यूटर महाशय बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इस प्रोटीन में प्लस भी है और माइनस भी है। हम मान के चल रहे हैं एम्फोटेरिक नेचर है प्रोटीन का, जिस इस प्रोटीन में कोई पीएच है जिस पीएच पे क्या शो हो रहा है कि प्रोटीन के अंदर दोनों चार्ज है, इसको हम एम्फोटेरिक नेचर कहेंगे, है ना। तो इस वाली प्रोटीन को मैं डाल दूं पानी के अंदर, इसको डाल दिया एक पानी के अंदर। ये एक बीकर है, बीकर के अंदर हमने भर रखा है पानी। निकल गया पानी बाहर साइड से, नहीं इसको तो अच्छा करेंगे, डोंट वरी। ये हमने भर लिया पानी और इस पानी को वापस से अंदर डाल दिया। चलिए पानी के अंदर ये प्रोटीन हमने डाली, तो डालने के बाद क्या देखने को मिला कि ये घुल गई, हिंदी में लिख दिया तो घुल गई। कैसे घुली होगी, सोचिए पानी की जब हमने संरचना पढ़ी तो मैंने कहा था कि पानी में ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं और एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये ऑक्सीजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी इसके पास ताकत है इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा आकर्षण दिखाएगा इसलिए। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते हैं ना नेगेटिव चार्ज, है ना। जब ये इस ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित होंगे तो ऑक्सीजन के पास थोड़ा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, ये आएगा आंशिक, जिसको हम ऐसे लिखते हैं डेल नेगेटिव। और यहाँ पे आंशिक गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर हो गए, H प्लस से दूर हो गए ना वही। और जब H प्लस से इलेक्ट्रॉन दूर हुए तो हम इसको कहेंगे कि इसके पास क्या हो गया, आंशिक धनावेश या फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही एक जल का अणु थोड़ी होगा, यहाँ पे काफी होंगे। ये बगल में एक और है, कॉपी पेस्ट। ये जाता नहीं है यार, इसको चलो जा रहा है, एक और पेस्ट पेस्ट पेस्ट। देखो कितने सारे जल के अणु बना लिए हमने। ये जल के अणु है, ये जल के अणु अपने अंदर किस चीज को घोले, ये कैसे निर्धारित होगा, ये निर्धारित होगा कि
अगर कोई चीज आयनिक है वो तुरंत इनके साथ बॉन्ड बना लेगी। मान लो हमने इसमें सोडियम क्लोराइड डाला, जो किसमें टूट गया, सोडियम में और क्लोराइड में। सोडियम जुड़ गया, प्लस तो जुड़ गया किसके साथ, माइनस के साथ। ये माइनस जुड़ गया किसके साथ, प्लस के साथ। तो यानी ये सोडियम था, ये जुड़ गया ना ऊपर, ये क्लोरीन यहां जुड़ गया, तो ये इसके अंदर घुल गया आराम से। ऐसे ही जब हमारे पास एक प्रोटीन में एम्फोटेरिक नेचर होगा, माइनस और प्लस दोनों होंगे, तब इसको क्या कौन गोड़ लेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल गोड़ लेगा। जैसे मान लो मैं यहां पे वाटर मॉलिक्यूल डालू, तो ये जो प्लस हमारे H प्लस थे, अरे जा नहीं रहा, पता नहीं क्यों नाराज हो रहा है, ये इसके साथ जुड़ गया भाई, जुड़ गया ना प्लस माइनस के हिसाब से। इसके साथ हम जोड़ देंगे वाट ऑक्सीजन भाई को। अरे तू फिर नाराज हो गया। ये देखो, ये जोड़ दिया हमने माइनस के, पॉजिटिव के साथ माइनस, इन ऑक्सीजन माइनस था और इसको हमने इसके साथ जोड़ दिया, तो बॉन्डिंग बन गई। इसका मतलब ये जो प्रोटीन है इसके अंदर आराम से घुल गया, और इसका साइज बड़ा है ना, तो ये बड़ा है तो मान लो यहां घुल गया होगा, ये यहाँ पे बॉन्डिंग बना रहा होगा, तो साइज बड़ा है तो ये धुंधला दिखेगा, कोलाइडल अवस्था में ये घुला हुआ दिखेगा, कोलाइडल स्टेट में घुला हुआ दिखेगा, धुंधली सी अवस्था में इसके अंदर घुला हुआ दिखेगा, क्योंकि बड़े बड़े साइज थे, बॉन्ड बना बना के यहाँ पे ऐसे इसको थोड़ा सा धुंधला कर देते हैं। क्लियर बात है नहीं, इस तरीके से घुलता है। अगर इसमें दोनों आयन प्रेजेंट हैं, प्लस और माइनस, तो ये बॉन्डिंग कर लेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, और वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करके उसमें घुल जाएगा, और घुलने के बाद जो सॉल्यूशन दिखेगा, वो सॉल्यूशन कैसा दिखेगा, वो दिखेगा कोलाइडल। ठीक बात है ना। लेकिन एक पॉइंट और बताता हूं मैं आपको, मान लो हम इसको आइसो, एक कोई प्रोटीन है उसके अंदर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट दे, यानी उसमें जो पीएच का मान है वो पीएच का मान दे जिसके अंदर ही दोनों चार्ज न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी दोनों चार्ज एब्सेंट है। NH2 है, वहां पे भी कोई चार्ज नहीं है, C डबल बॉन्ड OH है, वहां पर भी कोई चार्ज नहीं है, तो इस अवस्था में बॉन्ड नहीं बन पाएगा। यानी अगर मान लो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की अवस्था आती है तो क्या रहेगा, तो रहेगा ये जो कॉपी, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में ये जो ये प्लस है ये भी नहीं रहेगा, ये माइनस भी नहीं रहेगा, यहाँ पे तो NH2 हो जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, तो चार्ज नहीं है। तो ये भले ही ये जो बेचारे जल के मॉलिक्यूल हैं, ये जल के मॉलिक्यूल खूब तो प्रयास कर लें, पर ये बॉन्डिंग नहीं बना पाएंगे। अगर मान लो ये यहाँ पे क्या बन रहा था, नेगेटिव बन रहा था, ये पॉजिटिव आ जाए, तो क्या यहाँ पे बॉन्ड बन पा रहा है, नहीं बन पाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बनना असंभव। साथ में नो लिंक क्रॉस, क्रॉस नहीं बना क्या, ये देखो यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना, ये अगर यहीं आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी क्या होगा, बॉन्ड ये प्लस और माइनस नहीं बना पाएंगे। सही है ना। तो अब जब नहीं बना पाएंगे तो घुल नहीं पाएगा बॉन्ड। अगर मान लो ऐसी अवस्था में हम डालते हैं और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है, तो ये सारे अवक्षेप नीचे बैठ के यहाँ पे एक अवक्षेप के रूप में इकट्ठा हो जाएंगे, समझ गए, घुलेगी नहीं प्रोटीन। तो हमने आज इस तरीके से प्रोटीन के कुछ कैरेक्टर्स पढ़े, प्रोटीन केमिकली कैसा बिहेव करती है, फिजिकली कैसा बिहेव करती है, साइज कैसे, छोटा कितना देखने को मिल सकता है, बड़ा कितना देखने को मिल सकता है। हमने कहा कि भाई प्रोटीन, ये तो कमेंटे बताना है ना। हमने कहा कि प्रोटीन कोगुलेट हो जाती है, जब इसके अंदर थोड़ा टेम्परेचर देते हैं तो ये कोगुलेशन दर्शाती है, और साथ में टेम्परेचर ज्यादा देने से क्या होगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा, इससे प्रोटीन खुल जाएगी और अपना फंक्शन करना छोड़ देगी। लेकिन इसको वापस से अगर हम सामान्य टेम्परेचर पर रख दें तो पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में जो उसकी फंक्शनल स्टेट थी उसमें लौट आती है। साथ में हमने केमिकल स्ट्रक्चर को देखा कि एक प्रोटीन में दोनों आयन मिल जाते हैं तो उसको एम्फोटेरिक नेचर कहा जाता है, और ये देखने को मिलते हैं, और उस अवस्था को ज्विटर आयन भी बोलते हैं, जो सामान्यतः हमने एमिनो एसिड के कैरेक्टर में भी देखा था। साथ में आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट था, जिस पॉइंट पर इस पे न्यूट्रल स्टेट आ जाती है, और इन दोनों
एम्फोटेरिक अवस्था और न्यूट्रल स्टेट की अवस्था के आधार पर हमने सोल्यूबिलिटी को देखा कि जब एम्फोटेरिक अवस्था में प्रोटीन रहती है तो घुल जाती है, और घुलने के बाद जो सॉल्यूशन है उसको टर्बिड या फिर कोलाइडल स्टेट में दिखाती है अपने आप को। और जब अगर वो नो चार्ज की अवस्था में रहती है कि इसमें चार्ज नहीं है तो बॉन्ड नहीं बनाती, और बॉन्ड ना बनाने के बाद जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन में नीचे अवक्षेप के रूप में जम जाती है। आज की वीडियो में हमने केवल इतना पढ़ा है कि प्रोटीन की केमिकल और फिजिकल स्टेट क्या होती है। मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत लंबी नहीं गई है, तो आपने इसको लास्ट तक देखा होगा। नहीं देखा है तो 2 टुकड़ों में देख लिया होगा, लेकिन चाहे कितने टुकड़ों में देखा हो, आपको आपके शॉर्ट नोट जरूर बनाने हैं। जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो आपको रजाई में घुस के इस वीडियो को नहीं देखना है, जिसमें आपकी एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी जीरो आने वाली है। आपको जब पढ़ना है क्लास को तो एक टेबल या कुर्सी पे बैठकर, मतलब टेबल पर नहीं बैठना, कुर्सी पर बैठना है, टेबल पर आपको मोबाइल रखना है। अगर टेबल कुर्सी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बैठिए, बैठकर पालती मारकर बैठिए या किसी चेयर पर बैठिए। ठंड है तो अगर बैठे हैं तो कम से कम ऐसी अवस्था में बैठिए कि जगे हुए हैं। लेट कर कोई नहीं देखे कभी सुबह आपके साथ मोबाइल मिले बगल में पड़ा हुआ, चल रही है मेरी क्लास, चल रही है सुबह तक रिवाइंड हो के चल रही है, आप इतना ज्यादा देख लो, ऐसे नहीं देखना। आपको पेन कॉपी साथ में रखना है, जो पढ़ाया है उसको लिखना जरूर है शॉर्ट नोट के रूप में। और वीडियो खत्म होते ही इसको लाइक बटन पे प्रेस करके अपना फोन ऑफ कर देना है। सब्सक्राइब नहीं किया है अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब वीडियोस आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपके फोन में नोटिफाई हो, तो आप उसको बहुत जल्दी एक्सेस कर पाओ। ये जो फायदा है आपको जल्दी मिले, है ना। तो इसी तरीके से हम वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।